कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर हमारे साथ एक और दिग्गज कंपनी है आज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1985 में केवल 2 एल्यूमिनियम डाई कास्ट मशीन के साथ शुरू होने वाली इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 3 देशों के 27 जगहों पर है। इनमें से 9 फैसिलिटीज़ जर्मनी और इटली में हैं। एंड्योरेंस टेक एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और मशीनिंग का काम करती है। भारत और यूरोपीय बाजार में पकड़ रखने वाली ये कंपनी गाड़ियों के सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम्स और ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। एंड्योरेंस टेक 29 देशों में अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करती है। साथ ही हमने देखा है कंपनी OEMs की प्रोडक्ट बड़ी सप्लायर है और कई स्टार्टअप्स को भी सप्लाई करती है। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं एंड्योरेंस टेक के COO और ED मिस्टर रमेश गेहानी। गेहानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो मैं ब्रॉडर पूरी इस समय इकोनॉमी और सेक्टर पे करना चाहूँगा। हमने देखा कि जिस तरह से रिबाउंड आया है इकोनॉमी में, एक बार फिर से जो ऑटो स्पेस है वो पिकअप कर रहा है। हम जो बड़ी ऑटो कंपनियों से बात करते हैं वो बताते हैं कि सेल्स बढ़ रही हैं। इनफैक्ट मारुति ने बताया कि 2.5 लाख गाड़ियों का बैकलॉग है, वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसका इफेक्ट जाहिर तौर पर आपकी कंपनी पर भी पड़ा होगा। किस तरह के इफेक्ट्स देखे हैं आपने इकोनॉमी में जो चेंज हुए हैं उससे? नमस्कार जी, आप ठीक कह रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री में रिकवरी तो है, लेकिन अपनी ऑटो इंडस्ट्री के चैलेंजेस अपने अलग तरीके के हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स की वजह से बाइक्स नहीं बन रही हैं, गाड़ियां नहीं बन रही हैं, मगर डिमांड बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और उस कारण एक पॉजिटिव अपसाइड है कि हाँ भाई, आने वाले दिनों में जैसे ही ये सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज कम हो जाएगी, ये सप्लाईज आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये वॉल्यूम से दोबारा वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। जहां तक करंट सिचुएशन है, आप जानते हैं कि नवंबर दिसंबर फैग एंड ईयर्स होते हैं, जहां लोग जहां OEMs चाहे OEMs हो चाहे कंपोनेंट इंडस्ट्री हो, थोड़ी सी इन्वेंट्री करेक्शंस आती हैं, मगर जनवरी फरवरी मार्च में फिर Q4 में जाकर फिर एक अपबीट मूड बन जाता है, ताकि सबकी जो टोटल वॉल्यूम्स है वो टोटल वॉल्यूम जो है वो साल भर की अच्छी दिखे और सारी रिकवरीज जो है पूरी तरह से वापस आ जाए। बिल्कुल। तो जो पिछले दिनों हमने देखा था, जो OEMs थे, जो बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने जो प्रोडक्शन कट किया था, आपकी कंपनी पर किस तरह का इफेक्ट पड़ा उससे? देखिए, हम पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो सिर्फ यही होता है कि जो शेड्यूलिंग हम प्लान में लेते हैं उसकी वजह से अगर एब्रप्ट कोई कमी होती है, जो कि फिलहाल कोई कमी एब्रप्ट नहीं हो रही है, प्री प्लान्ड कट्स होते हैं। और अगर गाड़ियां कम बनती हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर्स हो, चाहे गाड़ियां हो, अगर वो कम बनती है तो हमारे पास एडवांस इंटीमेशन होती है और उसके बेसिस पर हम अपनी इन्वेंट्रीज और शेड्यूलिंग पैटर्न और सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं। तो वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, मगर कंट्रोल प्लान में कोई कमी नहीं आती। ओके, तो उस हिसाब से आप जब बता रहे हैं कि कंट्रोल प्लान में कोई कमी नहीं आती है, जाहिर तौर पर पहले से इंटीमेशन आप लोगों को दिया जाता है। तो अब इस समय एंड्योरेंस टेक जो कंपनी है आपकी, उसके ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है? क्या आपने कुछ नए ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं पिछले कुछ समय में, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या फिर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स का आपको फ्लेवर दूं तो हमने करीब 236 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इंडिया में सिक्योर किए हैं और 10.3 मिलियन यूरोस के ऑर्डर्स हमने यूरोप में सिक्योर किए। इसके अलावा हम करीब 1900 करोड़ के RFQs हैंडल कर रहे हैं, जो कि RFQ का मतलब है कि जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है उनको हैंडल कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम उस पर मैच्योरिटी पर आते जाएंगे, उसमें और बिजनेस एक्विजिशंस आते महीनों में होती रहेगी। बिल्कुल। ज्ञानी साहब, एक बड़ा इस समय जो डिस्कशन है पूरे ऑटो स्पेस में वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। हमने देखा बड़ी कंपनियां जो हैं वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, फिर चाहे वो टाटा मोटर्स हो, Hyundai। इनफैक्ट हमारे चैनल पर आकर उन्होंने, मैनेजमेंट ने बताया कि वो 6 से 8 नई गाड़ियां लॉन्च करेंगे। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो आने वाले 10 साल में 10 नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। आप इस स्पेस में हैं, आपको किस तरह की ग्रोथ दिखाई देती है आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में? काफी अच्छा सवाल है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक डोमेस्टिक डिस्कशन पॉइंट नहीं है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। आज की तारीख में एवरीबॉडी वांट्स टू मूव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देख रहे हैं और ये एक एनवायरनमेंट की तरफ या लेस फॉसिल फ्यूल्स यूज करने के जो है वो अप्रोच है उसकी तरफ, और इस पर काफी एक्टिवली सारे OEMs काम कर रहे हैं। लाइकवाइज हम भी काफी एक्टिवली अपने कस्टमर्स और स्टार्टअप्स के साथ भी एंगेज्ड हैं, OEM बैक्ड कस्टमर्स के साथ भी एंगेज्ड हैं, और हमने सस्पेंशन और ब्रेक्स के ऑर्डर्स भी लिए हैं।
आते दिनों में जिस तरह से सरकार का भी इसको ईवी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का वो है, अपना उद्देश्य है। आने दिनों में आप देखेंगे ईवी व्हीकल्स प्लेटफॉर्म बढ़ते चले जाएंगे और ये ट्रांजिशन पीरियड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा पूरा ग्लोबल इशू ही है ये अपने आप में। एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि जो सप्लाई चेन की समस्याएं हमने देखी थी पिछले कुछ समय से, और साथ ही साथ कमोडिटी के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आप एल्युमिनियम के एक बड़े कंज्यूमर हैं, किस तरह से आपको लगता है कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, और किस तरह अब आप उसको आने वाले दिनों में कोप अप करने को तैयार हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कमोडिटी प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो चैलेंजेस अपने तरीके के बढ़ जाते हैं। मतलब ओईएम से हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो तो स्ट्रेट अवे कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस जो है पास थ्रू होते हैं, मगर अगर कुछ स्पॉट प्राइस इंक्रीजेस देने पड़ते हैं जितनी देर में हमें ओईएम से अप्रूवल मिले, तो वो एक चैलेंज होता है कि हम किस तरह से स्पॉट प्राइस इंक्रीज करेंगे और ओईएम्स हमें किस तरह से उसका कॉम्पनसेशन देंगे। मगर ओवरऑल लॉस नहीं होता कमोडिटी प्राइस ऊपर जाने में। एज फार एज प्राइसेस ऊपर जाने का रीजन है, हम जानते हैं कि हाँ भाई चाइना में पावर कट्स जो है वो मेजर इशू है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है। सेमीकंडक्टर्स एक रीजन है जिसमें सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है। और पीछे दिनों में जब कंटेनर शॉर्टेजेस थी और इस तरह की समस्या हमारे सामने थी, जहां फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, वो चैलेंजेस अभी भी ऑटो इंडस्ट्री सामना कर रही है। हालांकि कमोडिटी प्राइसेस कुछ सॉफन हुए हैं और उम्मीद है कि कुछ और सॉफन होते जाएंगे। और एल्यूमिनियम प्राइसेस का जो अब आपने बात की, वो एक सिलिकॉन एक एलिमेंट डलता है उसमें, जो अलॉय का एक एलिमेंट होता है, उसके प्राइसेस कुछ अनयूजुअली कुछ ज्यादा ऊपर चले गए, अनप्रेसिडेंटेड तौर पे ज्यादा ऊपर चले गए। उसको कंट्रोल करना मतलब जो है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि मेजर सप्लाईज जो है वो चाइना से आती हैं, और चाइना में जब तक ये पावर आउटेज की प्रॉब्लम रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। मगर जैसे ही सिलिकॉन अवेलेबल हो जाएगा तब कमोडिटी प्राइसेस फिर दोबारा से डाउन आने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह हमने करंटली भी देखा है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस कुछ डाउन आने शुरू हो गए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल गिहानी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हमने देखा ईवी बिजनेस को बढ़ाने के लिए फेम 2 पॉलिसी आई है, फिर हाल ही में ऑटो पीएलआई भी लॉन्च किया गया था। किस तरह का फ़ायदा आपकी कंपनी को मिला है उससे? देखिए, ऑटो एक तो ये है कि ये जो पीएलआई स्कीम है वो ऑटो इंडस्ट्री में मेनली एएटी जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को है उसको आगे बढ़ाने के लिए है, और प्राइमरली उस पे जो बूस्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है और एडवांस टेक्नोलॉजीज पर है। इन एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम स्पेस ढूंढ रहे हैं, या जो स्पेस हमारे पास ऑलरेडी है, वो है एबीएस का, जो व्हीकल स्टेबिलिटी और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। उसमें हमें काफी आगे जाकर रेगुलेटरी नॉर्म्स का बेनिफिट होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश गिहानी जी, आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर हमसे ये चर्चा करने के लिए। एंड्योरेंस टेक के मैनेजमेंट बताते हुए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों में दिखाई देती हैं, और साथ ही किस तरह के चैलेंजेस भी, जैसा बता रहे थे कि एल्युमिनियम की जो प्राइसेस हैं, सिलिकॉन जो उसमें एक पार्टिकल एक जो एलिमेंट होता है, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से समस्याएं हैं। लेकिन ईवी सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, उनको लगता है सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, ग्लोबली भी। तो ये हुई आज के मैनेजमेंट से चर्चा, लेकिन आगे हम